हेलो प्यारे साथियों, आपका अभिनंदन है CRS एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री के एक चैप्टर की बात करेंगे जो कि है फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को थोड़ा देखेंगे और हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति के बीच बेसिक अंतर क्या है। देखो, चाहे विद्रोह हो, स्वतंत्रता संग्राम हो या क्रांति हो, तीनों का ही मतलब होता है क्या? बदलाव। मतलब बिना प्लानिंग किए अचानक हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बदलाव हो, तो वो हमारा कहलाता है विद्रोह। और हम प्लानिंग करके और फिर मंद गति से परिवर्तन कर रहे हैं तो वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है। और हम जब क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उससे तीव्र परिवर्तन होता है तो वो हमारा क्रांति है। देखो, विद्रोह बिना प्लानिंग का होता है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति दोनों ही प्लानिंग के साथ होता है। प्लानिंग करके अगर तीव्र परिवर्तन ला रहे हैं तो वो क्रांति है, प्लानिंग करके अगर मंद परिवर्तन ला रहे हैं तो वो स्वतंत्रता संग्राम है। तो इस तीनों में जो अंतर है बेसिक, वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। यहाँ अमेरिका जो है, अमेरिका के इस भाग में देखो, ऊपर में होता है उत्तर यानी नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट यानी पूरब, इधर होता है वेस्ट यानी पश्चिम और नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण। तो उत्तरी अमेरिका में यह है नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में इधर जो था, मतलब पूर्व अमेरिका में 13 इंग्लैंड के उपनिवेश थे। ये एक्चुअली इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड का 13 उपनिवेश है। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब जैसे हम किसी देश को अपने कब्जे में ले लिए और वहाँ हम शासन कर रहे हैं तो वो देश हमारा उपनिवेश है। तो यहाँ पर ये जो 13 देश था, छोटा छोटा 13 इलाका, वो किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसी के जस्ट बगल में किसका उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश था। और ऊपर में उत्तरी अमेरिका के लिए ये दोनों आपस में लड़ गए कि यहाँ पर अमेरिका का उपनिवेश बनेगा या फिर फ्रांस का। इसी के लिए ये दोनों आपस में लड़ गए। ये युद्ध पूरे 7 साल तक चला। 1756 में स्टार्ट हुआ युद्ध और 1763, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 1763 तक ये युद्ध चला। अब इसमें हुआ ये कि परिणाम स्वरूप इसमें फ्रांस हार जाता है। फ्रांस का मतलब अगर आप बॉर्डर साइड देखना चाहेंगे तो फ्रांस के इधर स्पेन एक कंट्री है, स्पेन के इधर है पुर्तगाल। फ्रांस के इस साइड में जर्मनी है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में छोटा सा देश है एसएल, जिसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और यहाँ जूता के जैसा एक देश है जिसको इटली बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके इलाके की बात हो गई। तो सप्तवर्षीय युद्ध में हमने क्या देखा कि अमेरिका में उत्तरी अमेरिका देखो, और बाकी का अमेरिका का जो हिस्सा है, यहाँ अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं जिसको रेड इंडियन बोला जाता है। अब यहाँ पर है कि सप्तवर्षीय युद्ध यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात अगर हम करें तो जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। क्यों? तो उत्तरी अमेरिका पर अधिकार करने के मुद्दे को लेकर हुआ। इसमें हारा कौन? तो फ्रांस हारा। तो ये बात बताना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो इसका छोटा सा हिस्सा वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी हमने बस इतना देख लिया। अब ये समझ लीजिए कि जो सप्तवर्षीय युद्ध किया फ्रांस में, उस समय बुर्बो वंश का राज चलता था। किस वंश का? बुर्बो वंश का। तो बुर्बो वंश में लुई 15वां जो थे, जिन्होंने 1715 से लेकर 1774 तक फ्रांस में राज किया, फ्रांस में सम्राट बने रहे, वही थे सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेने वाले। हमने बोला ना, फ्रांस इधर से लड़ रहा था, उधर से इंग्लैंड। तो जब फ्रांस लड़ रहा था उस समय राजा कौन थे? तो लुई 15वां थे। ठीक है, और इसके बाद इसके पोता आते हैं लुई 16वां। लुई 16वां क्या है? पोता है लुई 15वां का, जो कि 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है और 1792 में वो हट जाता है, मतलब उसे हटा दिया जाता है। और वहीं अगर इसकी बात करें लुई 14वां की, तो वो 1643 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है और 1715 में वहाँ से हटा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन राज किया? तो लुई 14वां, पूरे 72 साल तक शासन किया है फ्रांस पर। ठीक है, और लुई 14वां जो है ये मात्र 5 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बनता है। 5 वर्ष का राजा बनता है। कहाँ का? फ्रांस का। कौन? तो लुई 14वां। और ये लुई 16वां जो हैं ये कब बनते हैं? तो 20 वर्ष की अवस्था में ये शासक बनते हैं। तो इनका जन्म अगर पूछा जाए तो देखो,
20 वर्ष की अवस्था में राजा बनते हैं और 1774 में ये राजा बने। तो इसमें 1774 में से हम 20 अगर इरेज कर देंगे तो 1754 में इनका जन्म हुआ है ना, क्योंकि 20 वर्ष में तो ये राजा बन ही गए। तो ये सब बेसिक बात है। और लुईस ये 16वां की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वर्साय में। कहाँ पर हुआ था? वर्साय में। और इनकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से जिसका नाम था मेरी आंतुआनेत, जिसको कि हम लोग राजनीतिक कारण में देखेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1776 ईस्वी में। तो इतना हमने आपको पहले बता दिया जो कि चैप्टर में हमारे काम की चीज़ें हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। यानी यहाँ पर क्रांति का तात्पर्य क्या है कि पहले से प्री प्लानिंग किया गया है और वो प्लानिंग करके तीव्र परिवर्तन लाया है, जिसे हम लोग क्रांति का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य रूप से 4 कारण की बात हम लोग करेंगे, जिसमें पहला है सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण और चौथा दार्शनिक कारण। जब हम किसी देश की जनता की स्थिति के बारे में या जनता से संबंधित चीज़ों का जिक्र करते हैं तो उसको हम लोग सामाजिक कारण में रखते हैं, और जब वहाँ के सम्राट यानी राजा के बारे में जिक्र करते हैं उससे संबंधित बातों को हम लोग देखते हैं तो उसको राजनीतिक कारण में रखते हैं। और फिर जब वहाँ पर जैसे कर्ज वगैरह हो गया यानी रुपये पैसे की बात करते हैं तो वो आर्थिक कारण में आता है। और जब वहाँ यानी किसी भी देश की हम लोग उभर रहे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके किताबों से आम नागरिक में परिवर्तन की बात करते हैं तो उसको दार्शनिक कारण के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ सामाजिक कारण से क्या तात्पर्य है कि वहाँ के जनता के संबंधित बात जो होगी वो सामाजिक कारण, वहाँ के शासक के संबंधित जो बात होगी वो राजनीतिक कारण, कर्ज क्या है रुपयों पैसों से संबंधित है तो ये आर्थिक कारण में आएगा। और बहुत मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं अपनी किताबों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं उसे दार्शनिक कारण में रखेंगे। तो दार्शनिक लोगों में मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक कारण यानी फ्रांस की जनता यानी उसके समाज के बारे में। तो अगर सामाजिक कारण की बात करें तो फ्रांस का जो समाज है वो स्टेट में विभाजित है। फ्रांस का समाज क्या है? स्टेट में विभाजित है, जिसमें 3 स्टेट आते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्टेट ऐसा स्टेट है जो थोड़ा वीआईपी लेवल का है, हम लोग समझ सकते हैं जो वीआईपी आदमी है वो सब प्रथम स्टेट, उससे थोड़ा सा कम जो है वो सब द्वितीय स्टेट, और जिसका हालत सबसे बेकार है उसे तृतीय स्टेट में रखा गया है। प्रथम स्टेट में पादरी आता है जो कि धर्म से संबंधित है, चर्च जो होता है उससे संबंधित है, ठीक है, जो राजा के साथ गठबंधन में, जैसे प्रथम स्टेट में आता है पादरी, द्वितीय स्टेट में आता है कुलीन, ये दोनों राजा के साथ गठबंधन में रहता है। और तृतीय स्टेट में आता है सर्वसाधारण जिसको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार दिया गया है। ये सारी बातें हम आपको लिखकर समझाते हैं, आइए तो इसको समझते हैं। देखिए फ्रांस का समाज जो है वो 3 स्टेट में विभाजित है, जिसमें प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय में कुलीन और तृतीय में सर्वसाधारण वर्ग आते हैं। प्रथम में पादरी और कुलीन, पादरी का मतलब धर्म से रिलेटेड जो बड़े बड़े आदमी हैं वो क्या हैं? पादरी हैं। जैसे चर्च का जो आदमी है वो क्या है? पादरी है। ज़मीन से रिलेटेड जो बड़े बड़े आदमी हैं, ज़मींदार, सामंत, वो सब किस में आते हैं? कुलीन में आते हैं, द्वितीय स्टेट में। और जो इसके अलावे आदमी बच जाता है, किसान, मजदूर, शिक्षक, ये सब किस में आता है? तृतीय स्टेट में। और वहाँ की व्यवस्थाएँ क्या थी? प्रथम और द्वितीय को विशेषाधिकार प्राप्त था, इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तृतीय वर्ग को ही पूरा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब प्रथम और द्वितीय को कोई सज़ा भी मिलेगी तो इसमें छूट दिया जाता था, जबकि तृतीय स्टेट को छूट नहीं दिया जाता था। प्रथम में पादरी जो है ये भी एक तरह का टैक्स लेता था, राजा तो लेता ही था टैक्स, पादरी भी एक तरह का टैक्स लेता था, जिसको आगे हम लोग देखेंगे, जो कि टाइथ नामक टैक्स है, एक तरह का धार्मिक टैक्स है, जो कौन लेता था? पादरी लेता था, ठीक है। अब यहाँ पर पादरी और कुलीन, इसको विशेषाधिकार वर्ग कहा गया और इसको साधारण वर्ग कहा गया। तो वहाँ की स्थिति जो थी वहाँ असमानता थी। तो फ्रांसीसी क्रांति होने का जो कारण है वो है समानता प्राप्ति। ये किसी का गुलाम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति में बताइए कि क्या ये किसी का गुलाम है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वहाँ क्रांति हुई, तो ऐसा नहीं है, वहाँ समानता प्राप्ति के लिए हुई थी। क्योंकि स्टेट जो है ये होता है सत्ता और जो सामाजिक हैसियत है, सत्ता और सामाजिक हैसियत को बताने के लिए
हम लोग स्टेट का उपयोग करते हैं। सत्ता यानी पावर, देखो इस दोनों को ज़्यादा पावर है, इसको कम है। और सामाजिक हैसियत की बात करें तो ये दोनों अच्छे स्थिति में है, जबकि इनकी स्थिति काफ़ी बेकार है ना। इन्हें ही टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को। तो ये सभी बातें हैं फ्रांस के समाज के बारे में, यानी उसके जनता के बारे में। तो ये सब हो गए फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। अब हम लोग राजनीतिक कारण को देखते हैं साथियों। तो अब हम लोग राजनीतिक कारण को देखते हैं। तो राजनीतिक कारण में आपको 3 राजा के बारे में जानना है, जो कि है लुई, यानी किस वंश से है? बुर्बो वंश से। ठीक है, ये सब किस वंश के राजा हैं? बुर्बो वंश के, जिसमें लुई 14वां 1643 से 1715 तक शासन करता है। लुई 15वां क्या करता है? 1715 से 1774 तक, 1774 से 92 तक लुई 16वां शासन करता है, जिसमें लुई 15वां लुई 16वां के हैं दादाश्री। क्या है? दादाश्री माने दादाजी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लुई 14वां जो है ये मात्र 5 वर्ष की अवस्था में राजा बना था। सोचिए, 5 वर्ष की अवस्था में राजा, और 72 साल तक शासन किया था। कहाँ पर? फ्रांस में। इसने निरंकुशता क्या होती है इसको बहुत ही हद तक समझाया। ये कहता था मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात कानून है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर दें निरंकुशता की, तो मान लीजिए ये राजा है और कहीं से कोई आया मर्डर करके, और जब उसको राजा को बताया गया कि ये आदमी मर्डर करके आया है, तो कहता है जाने दो, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट जो केस आया उसमें 2 भाई आपस में लड़ रहा था। अब 2 भाई आपस में लड़ रहा है, लेकर आया कि देखिए राजा जी लड़ रहा था, कहता है लड़ रहा था, दोनों को फांसी पर लटका दो। और जब आप इसका विरोध करिएगा कि ऐसा का है, तो कहेगा इसको भी फांसी पर लटका दो। इसको कहते हैं निरंकुशता। माने जब वो क्राइम करके आया था, हत्या करके आया था, तो उस समय राजा का दिमाग सही था, एकदम मूड फ्रेश था, तो उसको हटा दिया, कहा कि जाने दो। और जब भाई आया था, दोनों लड़के सिर्फ, तो उस समय राजा का दिमाग खराब था, राजा डिप्रेशन में जी रहा था, तो उस समय कहा उसको कि फांसी लगा दो। और आप विरोध करें तो आपको, यानी राजा की जो मर्जी अगर वो करे तो इसको हम लोग कहते हैं निरंकुशता। यानी उसके जो मूड में आए वो करे, वो है निरंकुशता। तो निरंकुशता क्या होती है इसने बता दिया था। किसने? लुई 14वां ने पूरे फ्रांस को। तो ये एक तरह का निरंकुश शासक था। ठीक है, और ये 72 साल तक शासन किया। अब 5 वर्ष का आदमी राजा कैसे बन गया? तो देवीय सिद्धांत। हमने बताया ना, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे जो धर्म से रिलेटेड थे। प्रेयर में एकदम आदमी को बुलाता था और कहता था कि देखो राजा को भगवान भेजा है, वो भगवान का एक रूप है, और तुम लोग गरीब इसीलिए हो क्योंकि ईश्वर की यही लीला है, ईश्वर का यही मतलब सोच है कि तुम गरीब बनो, तुम लोग ज़रूर पाप किए होगे, उसी का फल मिल रहा है। तो ये सब देवीय सिद्धांत पर माइंड वॉश करके राजा को बता देता था कि 5 साल का है तो क्या हुआ, राजा न है। तो इस टाइप का वो करता था देवीय सिद्धांत। और जितने भी उस समय अधिकारी पद थे मंत्री वगैरह की, वो सब वंशानुगत थे, यानी वंशानुगत थे, और ऐसे ही किसी को रेंडमली चुन के पद पर बैठा दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि पद पाके अपने योग्य हो जाएगा। जैसे हमारे गांव और में मुखिया बन जाती है कोई महिला, तो पहले तो नहीं बुझने आता है, 2-3 साल में जैसे पद उसको मिल गया तो 2-3 साल में अपने बुझने आ जाता है, कहती है वीडियो अन्याय कर रहा है, तो अपने समझ जाती है नहीं। तो इस तरह का सिस्टम वहाँ पर था। और साथ ही ये वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब बाप के बाद उसका बेटा उसी पद पे बैठेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसने लुई 14वां ने निरंकुशता के बल पर ही कुलीनों के कुछ अधिकारों को भी कुचल दिया था। कुलीन यानी हमने बताया द्वितीय स्टेट के आदमी है ना, तो उसके अधिकारों को भी इसने कुचल दिया था। उसके बाद बनता है फ्रांस का राजा लुई 15वां। अब लुई 15वां जब फ्रांस का राजा बनता है तो यही वो आदमी है जिसने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। क्यों हुआ? उत्तरी अमेरिका पर अधिकार करने के लिए कि हमारा होगा तो हमारा होगा, नहीं। तो वहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1756 से 63। 1763, खाली 63 ने, तो उल्टा आ जाएगा ना। तो उस समय जब फ्रांस हार गया था तो उसको 2 अरब लिब्रे वहाँ की करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है, तो 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था लुई 15वां को। जब हार जाता है कोई भी देश तो युद्ध में बहुत सारा खर्चा होता है, आपको पता है, तो 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। ठीक, अब उसके बाद बनता है लुई 16वां फ्रांस का सम्राट, जो कि कब बना? तो 1774 में, 20 वर्ष की अवस्था में बना। तो इसका जन्म कब हुआ होगा? इसमें से 20 घटा दीजिए, 1754 में ये फ्रांस का राजा बना। ठीक है,
अब वहाँ पर इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्साय में हुआ था, और 20 वर्ष की अवस्था में ये फ्रांस का राजा बनता है। अब इसकी जो शादी होती है, पत्नी जो इसकी है वो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत। अभी हमने बताया ये फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से फ्रांस के इस राजा लुई 16वां की शादी होती है, और वो राजी बोल रहे हैं, उसकी पत्नी का नाम क्या है, मेरी अंतुआनेत, जिसको मिसेस खर्चालू के नाम से भी जाना जाता है। इतना खर्चीला आदमी थी कि उसका 2 महीने का एक बेटी हुआ था तो 6 नौकर बहाल करके रखी। जो खुश करके रखोगे मेरी बेटी को, उसको सोना चांदी एकदम भर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की खर्चीला टाइप की आदमी थी कौन, मिसेस खर्चालू मेरी अंतुआनेत, जो कि लुई 16वां की पत्नी श्री थी। तो एक कारण ये भी है। अब देखिए, जब इसके दादाजी तो हार गए थे, तो लुई 16वां ने क्या किया, अपने दादाजी का बदला लेने के लिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1776 में। तो ये 1776 में अमेरिका को कहा कि तुम लड़ो फ्रांस से और अपनी स्वतंत्रता की मांग करो उससे, बदले में हम तुमको सेना देंगे। तो अमेरिका लड़ा और इसने किया भी ठीक वैसा ही। इसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सेना उतार दी लाफायते के नेतृत्व में। लाफायते के नेतृत्व में अपनी सेना उतार दिया कौन, लुई 16वां। उधर से भी इंग्लैंड अपनी सेना उतार दिया था कॉर्नवालिस के नेतृत्व में, लेकिन इंग्लैंड इसमें हार जाता है और अमेरिकी जनता जो है वो स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है। अमेरिकी जनता क्या स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन युद्ध में उसका जब ये मदद करता है अमेरिका का, तो कहता है आप घबराइए नहीं अमेरिका जी, पहले जो हमारा कर्ज था वो 2 अरब लिब्रे था, लेकिन हम जब आपकी मदद किए तो हमारा कर्ज बढ़ के 10 अरब लिब्रे हो गया, और कर्ज में डूब गया ये कौन, लुई 16वां। अब इसका कर्ज हो गया 10 अरब लिब्रे। तो अब हम राजनीतिक कारण में ये सब देख लिए कि किस तरह की सिस्टम थी वहाँ पे। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं आर्थिक कारण को। तो आर्थिक कारण में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आर्थिक कारण में कर्ज का ही बात होगा। तो आर्थिक कारण में लुई 15वां के समय क्या था, 2 अरब लिब्रे ही था, 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। लेकिन जैसे ही लुई 16वां आए, वो भी क्या किए थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में अपनी सेना भेजे थे। तो अब जो कर्जा है वो 10 अरब लिब्रे है। तो यही क्या हो गया, आर्थिक कारण हो गया फ्रांस का। अब हम लोग समझते हैं लास्ट दार्शनिक कारण के बारे में। दार्शनिक कारण के बारे में, तो दार्शनिक कारण के बारे में वहाँ के कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बारे में हम लोग समझेंगे जो क्या किए थे, फ्रांसीसी क्रांति में एक अहम रोल अदा किए थे। अपने विचारों के आधार पर किताब लिखी थी और उन किताबों को पढ़ के वहाँ की जनता की सोच में परिवर्तन हुआ था। ओके, तो अब हम लोग दार्शनिक कारण की बात करते हैं। तो दार्शनिक कारण में सबसे पहले हम लोग 3 विचारक की बात करेंगे इसमें, जिसमें पहला है हमारा मोंटेस्क्यू, जिसने द स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम के जो किताब है उसको लिखा, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण को समझिए, जैसे जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। जिसमें विधायिका कोई कानून बनाएगा और उस कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका, और उस कानून के हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है कि नहीं उसकी देखरेख करता है न्यायपालिका। तो सरकार की शक्ति जो है सिर्फ सरकार में नहीं है, वो 3 अंगों में बटा हुआ है, यानी शक्ति कहीं ना कहीं पृथक्करण हो रहा है। तो इसी तरह का सिस्टम को हम लोग को बोलते हैं क्या, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसको सबसे पहले किसने दिया, मोंटेस्क्यू ने दिया। इसने कि क्या यार तुम राजा के चक्कर में पड़े हो, ऐसा करो राजा की जो शक्ति है उसको 3 भाग में बांट दो, ताकि शक्ति एक किसी के हाथ में नहीं रहे जो निरंकुश हो सके, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम किसने दिया, मोंटेस्क्यू ने। दूसरा आता है द क्रिटिसाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो किसने लिखा है, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने लिखा है द क्रिटिसाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का इसने, यानी जो सरकार है उसके विश्लेषण किया किसने, जॉन लॉक ने, कि देखो जो राजा है ऐसा नहीं है कि उसको भगवान भेजा है, किसी भी तरह का देवीय वैवीय सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है। देवीय सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो पादरी एकदम माइंड वॉश करके जनता में देते थे, उसका ये क्या किया, एकदम देवीय सिद्धांत का खंडन किया, किसने, जॉन लॉक ने। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है रूसो, इनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में जेनेवा में, ठीक है।
ये रूसो जो हैं ये पहला किताब लिखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक समझौता। इसमें इसने कॉमनवेल्थ के सिद्धांत को दिया। कॉमनवेल्थ का सिद्धांत होता है कि जितना भी आदमी है सब एक एक वोट देगा और वोटिंग से जो सरकार बनेगी वही सर्वमान्य होगी। तो कॉमनवेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। उसके बाद इसने डिस्करेज ऑफ इनइक्वालिटी दिया, यानी कि समाज के लोगों में कोई विशेषाधिकार प्राप्त है, कोई सर्वसाधारण, ऐसा नहीं। समाज के सभी लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। इन इक्वलिटी यानी असमानता नहीं होनी चाहिए। इसको किसने कहा? तो रूसो ने कहा। और साथ ही मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और जब वो पैदा होता है तो अपने आप को जंजीरों में जिकरा हुआ पाता है। इसको भी किसने बताया था? तो रूसो ने ही बताया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अगर रूसो जन्म लेकर पलने में भी मर जाता तो भी फ्रांसीसी क्रांति होती। क्योंकि देखो, अगर गांधी नहीं होते तो क्या हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता? अगर दुनिया की बात करें, सब जगह अगर स्वतंत्र हुआ सब, तो सब जगह गांधी गए थे? ऐसा नहीं है। देखो, कोई नहीं हो, किसी के नहीं रहने से किसी का काम हर्जा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूसो नहीं होते तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है कि रूसो के कारण नहीं, बल्कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत जो है बहुत काम की चीज़ें रही, काम की चीज़ें साबित हुई किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर रूसो नहीं होते तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। तो हमने कारण को देख लिया, अब हम क्रांति की शुरुआत देखते हैं, क्रांति किस तरह से हुई। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्रांति कैसे हुआ। तो आपको पता था लुई 16वां के समय 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। तो जब इतना कर्ज हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? टैक्स में वृद्धि करने का काम करेगा। अब फ्रांस में एक कानून था कि कभी भी अगर टैक्स में वृद्धि करना है तो आपको स्टेट जनरल की बैठक बनानी पड़ेगी। वहाँ दो तरह के बैठक होते थे, एक पार्लियामेंट बैठक होते थे और एक स्टेट जनरल। किसी भी तरह के नए कानून को बनाना है, टैक्स वृद्धि करना है, तो उसके लिए स्टेट जनरल का बैठक होना अनिवार्य है। लेकिन पिछले 175 वर्षों तक कोई भी स्टेट जनरल का बैठक नहीं हुआ था। अब पार्लियामेंट में क्या होता था? राजा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ही क्या करते थे? बैठक में भाग लेते थे। तो जैसे राजा, कुलीन और पादरी, यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और राजा, तीनों मिलके जब बैठक कर रहा है तो वो क्या होता है? पार्लियामेंट। लेकिन स्टेट जनरल का बैठक जब तक नहीं होगा तब तक टैक्स में वृद्धि नहीं हो सकती है। यानी 10 अरब लिब्रे का जो कर्ज था उसको मिटाने के लिए टैक्स की वृद्धि भी करना था, और टैक्स की वृद्धि अगर करना है तो स्टेट जनरल का बैठक बुलाना अनिवार्य है। अब स्टेट जनरल का बैठक इसने 5 मई, स्टेट जनरल को ही प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टेट जनरल का बैठक राजा ने 5 मई 1789 में बैठाया, जो कि पूरे 175 सालों के बाद बैठाया गया। तो यानी पिछले बार कब बैठाया गया होगा? तो 175 इसमें इरेज करिएगा तो 1614 आ जाएगा। ठीक है, तो 1614 में ही बैठाया गया था। फिर ये टैक्स में वृद्धि के लिए बैठक बुलाता है 175 वर्षों के बाद। तो इसमें राजा, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट तीनों भाग लेता है। प्रथम स्टेट के 300 प्रतिनिधि होते हैं, द्वितीय के भी 3 होते हैं, यानी कि पादरी का 300, कुलीन का 300 और सर्वसाधारण का 600 प्रतिनिधि आता है। अब सर्वसाधारण खुश है कि अगर स्टेट जनरल का बैठक होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये मतलब 40,000, 40 के मतलब 40,000 चिट्ठी में जो आम नागरिकों की समस्याएं थी वो लिख कर गया था कि स्टेट जनरल की बैठक होगी तो इसमें हम ये बताएंगे और तब कहेंगे कि 10 अरब लिब्रे का ना कर्ज है, इस दोनों पर भी टैक्स लगा दीजिए तो एकदम 10 अरब के जगह 20 अरब खींचा जाएगा इससे। इस तरह की सोच लेकर गए थे कौन? तृतीय स्टेट। तो तृतीय स्टेट खुश थे कि स्टेट जनरल की बैठक हो रही है। प्रथम स्टेट वाला भी खुश था कि हम तो एक धार्मिक कर टाइप ही ना लगाते हैं, हम कहेंगे कि 2-3 गो और टाइप का कर हमसे लगवा दीजिए और टैक्स में वृद्धि कर देंगे। यानी तृतीय स्टेट को मारने की कोशिश कर रहा है ये। तो ये भी खुश था और ये कुलीन भी खुश था, क्योंकि आपको बताए थे कि लुई 14वां ने कुलीनों के कुछ अधिकारों को भी कुचला था। तो ये कह रहा था जो कुलीन के अधिकार लुई 14वां कुचल दिए थे उसको हम फिर से कोशिश करके कहेंगे कि वो अधिकार हमें वापस मिले। तो सब खुश है, तीनों खुश हैं। लेकिन वहाँ होता क्या है? राजा कहता है कि स्टेट वाइज वोटिंग होगा, यानी 300 में विचार करके 1 वोट देगा, ये भी 300 में विचार करके 1 वोट, और ये 600 में विचार करके 1 वोट देगा। यानी कि अगर राजा कुछ भी बोले तो ये दोनों तो राजा का क्या
गठबंधन ही था, राजा के साथ गठबंधन में ही था, तो ये दोनों तो एग्री कर ही देगा, तो 2 वोट मिल जाएगा। और ये कितनों 300 कुछ भी करके एक ही वोट देगा, तो यानी कि किसकी बात हो जाएगी, तो पार्लियामेंट वाला ही सिस्टम हो जाएगा। तो इसने क्या कहा कि रूसो का बात चलेगा। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यानी सामाजिक समझौता में कॉमनवेल्थ का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक आदमी को एक एक वोट देने का क्या है, अधिकार है। तो कहा कि रूसो का बात चलेगा, तो राजा ने क्या किया, इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर जो तृतीय स्टेट है इसने क्या किया, सभा को छोड़ दिया। कहा कि हम बहिष्कार करते हैं इस सभा का। और इसने वहाँ से निकल कर एक बगल में ही टेनिस कोर्ट का मैदान था, टेनिस कोर्ट का, और उसी में अपने आप को कहा कि टेनिस कोर्ट का मैदान था, उसी में सब लोग जमा हो गए 300 प्रतिनिधि, और बोला कि हम ही हैं आज से नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। इसने कहा कि हम ही हैं नेशनल असेंबली और हम लोग जो निर्णय लेंगे उसी को राजा को मानना होगा। इसके लिए, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मेराबियो और ओबीसी। जानकर गहरा आश्चर्य होगा कि मेराबियो और ओबीसी दोनों ही कुलीन के आदमी हैं, ठीक है। यानी जो द्वितीय स्टेट में आता है कुलीन, उसी में से 2 थे जो क्या कर रहे थे, इस नेशनल असेंबली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। तो कब 20 जून को क्या हुआ, 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी इन 600 प्रतिनिधियों ने, और कहा कि हम जो मानेंगे वही क्या होगा, हम लोग ही हैं संविधान सभा, उसी को राजा को मानना होगा। तो जनसाधारण के यानी सर्वसाधारण वर्ग के जो 300 प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट बगल में ही था, वहाँ पर आकर मेराबियो और ओबीसी के नेतृत्व में नेशनल असेंबली का गठन किया और बोला कि हम जो करेंगे उसी को सरकार को मानना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग राजा की निरंकुशता को ख़त्म करेंगे। उस समय क्या था, राजा के खिलाफ जो भी बोलता था उसको बास्तिल नाम का एक जेल था, बास्तिल जेल में बंद करके, कड़ा कानून था उस समय, बास्तिल कानून में जेल में बंद करके उसको बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्या प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उस समय केवल 7 को कैदी ऐसा था जो राजा के खिलाफ बोला था, उसको बास्तिल जेल में रखा गया था। यही क्या था, राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। तो इसने कहा कि 14 जुलाई 1789 को हम बास्तिल जेल को ही तोड़ देंगे, और राजा को भी धमकी दे दिया कि हम जा रहे हैं तोड़ने। राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, किंतु ये लोग सफल रहे और बास्तिल का जेल 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिए। इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये लोग गए कहाँ पर, राजा के पास, और कहे कि नेशनल असेंबली के द्वारा ही अब हम कोई भी कानून बनाएंगे, बताइए इसको एग्री करते हैं कि नहीं। तो राजा तो पहले से ही डरा हुआ था कि भाई बास्तिल जेल तोड़ दिया, हमको भी तोड़ ताड़ देगा। तो वो क्या मान लिया और एग्री कर दिया कि हाँ नेशनल असेंबली नाम की कोई चीज़ें हैं जो क्या करेगी, अब से कोई भी हम कानून बनाएंगे तो उसमें सहयोग करेगी। नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो बास्तिल का जेल है उसको तोड़ दिया, तो राजा की निरंकुशता ख़त्म हो गई और सबने समझ लिया कि अब नेशनल असेंबली में पावर है और वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने क्या किया, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को 1789 को क्या किया, जो सामंतों का अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया। सामंतों के अधिकार को ख़त्म कर, सामंत यानी कुलीनों के अधिकार को ख़त्म कर दिया। फिर चर्च की संपत्ति नवंबर 1789 में जब्त हो गई। चर्च की संपत्ति जो थी वो भी जब्त कर ली गई। और 1791 ईस्वी में क्या हुआ, संविधान जो बनाया था नेशनल असेंबली के सदस्य ने मिलकर, उस संविधान पर राजा सिग्नेचर कर दिया और तब से एक संस्था बन गई नेशनल असेंबली, जो सरकार पर क्या, सरकार यानी जो शासक है वहाँ का राजा, उस पर नियंत्रण लगाएगी। यानी अब निरंकुश राजतंत्र नहीं होगा, अब एक संविधान के द्वारा जो है राजा पर अंकुश लगाया जाएगा। इसलिए इस तरह के राजतंत्र को हम लोग बोले संवैधानिक राजतंत्र। तो अब क्या होने लगा, संवैधानिक राजतंत्र होने लगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो नेशनल असेंबली है इसको एक सदनीय माना गया। कैसा, एक सदनीय विधानमंडल।
कहा कि जो नेशनल असेंबली का विधानमंडल है वो एक सदनीय होगा, जिसमें सदस्यों की क्या होगी, चुनाव के द्वारा नियुक्ति होगी। अब चुनाव के लिए चुनाव कौन करेगा, चुनाव में जो मतदान करेगा वो नागरिक करेगा। तो नागरिक को दो भाग में बांट दिया, कितने भागों में, दो भागों में। एक को कहा सक्रिय नागरिक और दूसरे को कहा निष्क्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक उसको बोला जो क्या करता है, महीने की कमाई से लगभग 3 दिन का जो 3 दिन की जो कमाई है उसको टैक्स के रूप में देगा, वही हुआ सक्रिय नागरिक। और साथ ही 25 वर्ष या इससे अधिक के सिर्फ पुरुष ही वोटिंग कर सकते हैं। तो यही है हमारा सक्रिय नागरिक, जो कि वोटिंग करके क्या करेगा, नेशनल असेंबली या विधानसभा विधानमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा, तो सक्रिय नागरिक ही चुनेगा। आहिस्ते से इसने क्या किया, सब गरीब मजदूर क्या और कहीं से टैक्स नहीं देगा, तो वो सब निष्क्रिय नागरिक में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं मध्य वर्ग को उजागर किया। और क्या हुआ, सक्रिय नागरिक ने मिलकर विधानमंडल के सदस्यों को यानी नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुना, और यही नियंत्रण लगाती थी किस पर, तो ये विधानमंडल के सदस्य मिलकर कानून बनाते थे, और उस कानून को लागू कौन करता था, राजा उस पर सिग्नेचर करता था। सक्रिय नागरिक ही न्यायपालिका का भी नियुक्ति करता था, जो वहाँ कानून के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है कि नहीं उसकी देखरेख करता था। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ जो नेशनल असेंबली है ये विधायिका का काम कर रहा है, और राजा जो है वो कार्यपालिका का काम कर रहा है। तो यहाँ मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण को भी हम लोग देख सकते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये हो गया हमारा संवैधानिक राजतंत्र का पोर्शन। जो क्रांति हुआ उसमें इसी तरह के सिद्धांतों को देखा गया, जिसमें पहला था संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। दूसरा है उग्र गणतंत्र, क्या है, उग्र गणतंत्र। और तीसरा है उदार गणतंत्र, उदार गणतंत्र। और उसके बाद आता है नेपोलियन का साम्राज्यवाद, नेपोलियन का साम्राज्यवाद। अब इसमें सक्रिय निष्क्रिय नागरिक किया तो इसमें मध्य वर्ग आया, मध्य वर्ग। लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि उग्र गणतंत्र में निम्न वर्ग आ जाएगा, निम्न वर्ग। फिर ये सब जो भी है सब मध्य वर्ग का शासन है, ये भी किसका है, मध्य वर्ग। तो अगर पूछे फ्रांसीसी क्रांति किस तरह का क्रांति है, तो यह एक मध्य वर्गीय क्रांति है, क्योंकि मध्य वर्ग का ज़्यादा बोलबाला है। अब मध्य निम्न वर्ग अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग, और बीच में होता है क्या, मध्य वर्ग। उच्च वर्ग का मतलब अगर आप महंगे महंगे चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो आप उच्च वर्ग में आएंगे। अगर आप सबसे सस्ते चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस में आएंगे, निम्न वर्ग में। लेकिन आपका कोई भी सामान फिक्स नहीं है, जब पैसा आता है तो महंगा महंगा चीज़ खरीद के खाते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो सस्ता चीज़ पर आ जाते हैं। यानी आपका अगर सामान फिक्स नहीं है तो आप मध्य वर्ग के आदमी हैं। ठीक है, पेंडुलम के तरह आप इधर और इधर दोनों जगह आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से, जैसे सक्रिय नागरिक, अब सक्रिय नागरिक टैक्स देगा, यानी इसके पास पैसा है तो कहीं ना कहीं ये मध्य वर्ग में है। लेकिन निष्क्रिय नागरिक बेचारा टैक्स भी नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति कम है, तो वो किस में आ जाएगा, निम्न वर्ग में आ जाएगा। तो वहाँ संवैधानिक राजतंत्र कब हुआ था, 1791 में, जब क्या हुआ था, संविधान पर उसने हस्ताक्षर करके उसको लागू किया था। अब हम लोग समझते हैं उग्र गणतंत्र कैसे हुआ। तो वो जो संविधान मतलब एक सदनीय विधानमंडल के सदस्य थे, उसी सदस्य में, नेशनल असेंबली के सदस्य में, एक तो मध्य वर्ग का बहुत सारा सदस्य था और दूसरा था रेडिकल वर्ग। मध्य वर्ग पूरा खुश हो गया, क्यों, क्योंकि जब संवैधानिक राजतंत्र आया तो कुछ मानवाधिकार मिला, मानवाधिकार। तो मानवाधिकार में पहला क्या मिला, व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसको समान कर दिए गए, यानी समानता आ गया। और दूसरा
स्वतंत्रता का जो आशा है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं है, ये बात उसमें कहा गया मानवाधिकार में। जैसे कि मान लीजिए हम कहेंगे कि हम अपना हाथ इधर उधर करने के लिए स्वतंत्र हैं और सामने कोई आ रहा है उसका नाक पर मार दिए हम, तो हमारी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरे का नाक आ जाता है। यानी स्वतंत्रता का आशय ये है कि दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए आप स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं तो इधर उधर फायरिंग करते जाइएगा। ठीक है, तो दूसरा मानवाधिकार में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे के लिए कोई नुकसानदेह कार्य हो रहा हो। उसके बाद कहा कि कानून भी सभी के लिए समान है, यानी जो नियम बनाए जाएंगे नेशनल असेंबली के सदस्यों के द्वारा वो भी सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे। इसके अलावा एक ले बारबिए थे, ले बारबिए नाम है, ले बारबिए। ले बारबिए ने एक चित्र बनाया जिसमें इस तरह से चित्र था, यहाँ पर और यहाँ पर एक पापा की परी थी। अब मेरा मतलब है दो ऐसी स्त्री थी जिसका पंख निकला हुआ था और उसमें बहुत सारे कोटेशंस लिखे हुए थे जो ये बताते हैं कि कानून सभी के लिए समान है। इस चित्र को बनाया था ले बारबिए ने, ऐसा चित्र नहीं बनाया था, ये तो हम बना रहे हैं। उसके बाद देखो इसने पुरुषों के नागरिक के अधिकार जो थे, पुरुषों के अधिकार, उसका भी एक घोषणा पत्र बना दिया था। पुरुष के अधिकार का घोषणा पत्र बना दिया था, घोषणा पत्र। ओके, तो ये सभी चीज़ किया था, यानी समानता तो उसी से राजतंत्र जो था संवैधानिक जब हुआ तो वो स्वतंत्रता ला दिया था फ्रांस में। लेकिन कुछ उसी में जो सदस्य चुनकर आए थे एक सदनीय विधानमंडल में, तो उसमें क्या हुआ था, रेडिकल वर्ग कहे कि अभी फ्रांसीसी क्रांति का पूरा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। रेडिकल वर्ग ने क्या किया, उसने कहा देखो फ्रांस में समानता तो आ गया है लेकिन ये राजतंत्र क्यों, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राजा क्यों किसी कानून को हस्ताक्षर करके लागू करेगा, जो कानून लागू होगा वो भी हम लोगों में से ही होना चाहिए, यानी यहाँ पर गणतंत्र होना चाहिए। गणतंत्र का मतलब हम लोगों में से ही कोई शासक बनेगा, क्यों राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजतंत्र क्यों, हम लोग बहुसंख्यक जिसको वोटिंग करेगा वो राजा बनेगा, ना कि राजा रानी के गर्भ से जो पैदा होगा वही, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस तरह की सोच लिया रेडिकल, क्योंकि रेडिकल का मतलब ही होता है परिवर्तन चाहने वाला। तो जब इस तरह की सोच ये सोचने लगे तो राजा को समझ आ गया कि जो रेडिकल है ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये राजतंत्र ख़त्म करना चाह रहा है। तो जैसे राजा था लुई 16वां, तो लुई 16वां की पत्नी कहाँ की थी, इधर ऑस्ट्रिया की थी, बगल में परसा वगैरह है। तो इसने आहिस्ते से क्या किया, ऑस्ट्रिया परसा इन सब को सूचित किया कि भैया आप लोग हमारी मदद कीजिए, यहाँ का जो रेडिकल वर्ग का लोग है, रेडिकल का जो सदस्य है ये क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर राजतंत्र को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात का भनक किसको लग गया, रेडिकल के सदस्यों को लग गया, और इसने उसके युद्ध करने से पहले ही एक कानून बना लिया, एक नियम बना लिया और कहा कि हमें ऐसा पता चला है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा जो है वो हम पर युद्ध करना चाह रहा है, इसलिए उसके युद्ध करने से पहले ही युद्ध की घोषणा करो, राजा से ऐसा दस्तखत कराओ। तो 1792 में ही युद्ध की घोषणा हो गई। ऑस्ट्रिया और प्रसा जो है ये थोड़ा समृद्ध देश है, तो इससे जो युद्ध करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर युद्ध करने यहाँ के जो लोग थे, जो सेना थे, वो चले गए, क्योंकि कानून बना दिया गया था और राजा ने उस पर दस्तखत भी कर दिया, क्योंकि राजा क्यों नहीं करेगा जब विधानमंडल का जो है सदस्य उसको पारित कर दिया है। तो युद्ध हुई और युद्ध में सब मार्सिले गा कर चल रहे थे। जैसे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, वैसे ही फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मार्सिले, जिसको रॉजेट दी लाइल ने लिखे हैं, रॉजेट दी लाइल। हमारा जो राष्ट्रगान है उसको कौन लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, रॉजेट दी लाइल ने। इसको गा कर सब लड़ने चल गया था, उधर लड़ाई हो रही थी, इधर इसने क्या किया, रेडिकल वर्ग के सदस्यों ने इधर ये क्या किया, राजा को इसी मामले में कि भैया तुमने उसको युद्ध करने के लिए कहा था तो आप देशद्रोही हैं, राजा को देशद्रोही बताकर उसको बंदी बना लिया 10 अगस्त 1792 को।
10 अगस्त 1792 को राजा को बंदी बना लिया और ये कानून पारित किया कि निष्क्रिय और सक्रिय किया। नया कानून बनेगा, 21 वर्ष के जितने भी नागरिक हैं, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो वोटिंग करके अपने राष्ट्राध्यक्ष को चुन सकते हैं। और इसने नेशनल असेंबली का नाम बदल कर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन रख दिया। अब रेडिकल को थोड़ा सा हम लोग देखना चाहें तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब रेडिकल को थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो रेडिकल के मुख्य रूप से 2 सदस्य थे। रेडिकल के अंदर 2 वर्ग आते थे, जिसमें एक था जीरनदस्तो और दूसरा था जैकोबियन। ये दोनों ही रेडिकल में आते थे। जीरनदस्तो का हेड था ब्रिंसो और जैकोबियन का हेड कौन था, रॉब्सपियर। और रॉब्सपियर का सहायक था दांते और हर्बर्ट। तो ये दोनों ही मिलकर क्या किया, राजतंत्र को, जो संवैधानिक राजतंत्र था उसको भी ख़त्म कर लिया। और 21 सितंबर को राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र की घोषणा कर दी। राजतंत्र ख़त्म हो गया और गणतंत्र की घोषणा कर दी। और तब क्या हुआ, जीरनदस्तो का जो हेड था ब्रिंसो, ये भी खुश हो गया कि हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया है, राजतंत्र भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग क्या हैं, मतलब फ्रांसीसी क्रांति का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। लेकिन जैकोबियन कहा कि अभी कहाँ पूरा हुआ है। इसने जैकोबियन को ऐसा लगता था, जैकोबियन का जो मतलब हेड था, अब देखो हमारे भारत का एक राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान उस समय, मतलब मैसूर का। भारत में तो बहुत सारे रियासतें थे, तो उसमें टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। उसने भी जैकोबियन दल की सदस्यता को ग्रहण किया था और मैसूर में ही, जिसको कर्नाटक अभी हम लोग बोलते हैं, मैसूर में ही एक वृक्ष का निर्माण किया था जो स्वतंत्रता का क्या था, प्रतीक था। तो राजा जिसको देशद्रोह में क्या किया था जैकोबियन या और इसने जीरनदस्तो, यानी सिंपली कहें हम लोग रेडिकल वर्ग ने उसको राजा को बंदी बनाया था। 10 अगस्त 1792 को राजा को जो बंदी बनाया था, उसको क्या किया, रॉब्सपियर ने 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटीन चढ़ा दिया। अब ये गिलोटीन क्या होता है, एक तरह का फांसी, जैसे हमारे यहाँ फांसी होता है वैसे वहाँ पर गिलोटीन एक इस तरह का सिस्टम बना रहता है। यहाँ पर उधर मुंडी दे देते हैं, उधर पैर वगैरह रहता है और यहाँ से एक बड़ा सा तलवार गिरता है और मुंडी को उधर से अलग कर देता है। यही वाला जो सिस्टम है वो गिलोटीन कहलाता है। तो 21 जनवरी 1793 को राजा और रानी मेरी एंतोइनेट और राजा लुई 16वां दोनों को गिलोटीन चढ़ा दिया गया। किसके कहने पर, रॉब्सपियर के कहने पर। और वहाँ पर क्या हो गया था, इसको फांसी चढ़ाया कहाँ गया था, तो फ्रांस का एक जगह है प्लेस डी कॉनकोर्ड पर क्या हुआ था, राजा को फांसी चढ़ाया गया था। और रॉब्सपियर को ऐसा लगने लगा, इसको फांसी इसलिए चढ़ाया क्योंकि आपको पता है इसी ने क्या किया था, गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया और प्रसा को कहा था कि युद्ध यहाँ कीजिए, राजतंत्र खत्म होने वाला। चूँकि राजतंत्र तो खत्म हो गया, लेकिन रॉब्सपियर का जिस भी आदमी पर शक जाता था कि ये फिर से राजतंत्र ले आ सकता है, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में राजतंत्र था और यही पहला ऐसा फ्रांस था देश जहाँ पर पहली बार गणतंत्र हुआ। तो इसको डर लग रहा था, जिस पर भी शक होता था कि ये गणतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाएगा, सबको मरवाने लगा। और ऐसा करके इसने ब्रिंसो, दांते, हर्बर्ट सबकी हत्या करा दी थी। और इसने क्या किया, 1793 से लेकर 1794 में भय से प्रीत होती है, भय से प्रीत, इस बात का समर्थन करते हुए पूरे फ्रांस पर एक आतंक का राज स्थापित कर लिया। जिस पर भी शक होता था सबको गिलोटीन चढ़ा देता था। इसने क्या किया, इसके डर से एकदम कुली जो भी पादरी लोग थे वो भी फ्रांस छोड़ कर भागने लगे थे, क्योंकि पादरियों को पकड़ के भी ये क्या करता था, मारने लगा। जिस पर भी शक होता था उसको मारने लगता था। कौन, तो रॉब्सपियर, जो कि आतंक का राज फ्रांस में बनाकर
रख दिया था। अब इसने क्या किया, जो भी पादरी लोग थे उसके घरों में दफ्तर यानी अपना ऑफिस खुलवा दिया था, और साथ ही इसने बहुत सारे परिवर्तन भी किए थे।